अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप असल बात। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले तो हम ज़िक्र करेंगे 180 अमवात हो चुकी हैं पंजाब में, सिर्फ एक महीने में, बल्कि महीने से कम वक्त गुजरा है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर डिस्कशन करेंगे अमवात की वजह क्या है, हमारी मेडिकल हेल्थ केयर का निज़ाम जो है वो क्या इस काबिल है कि वो मैनेज कर सकता है, और हम कैसे इस बुनियादी सी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या फिर इससे बचाया जा सकता है उन अमवात को जो कि इसकी वजह से हो रही हैं। और सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासत पे, और सियासत भी कराची की सियासत। कराची को कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 2.25 करोड़ वहाँ की आबादी है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद अली जिलानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, असलान अहमद साहब MQM पाकिस्तान से, और शाहिदा रहमानी साहिबा जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। और इस वक्त आप सभी कैंपेन में बिजी होंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। कराची की अगर सियासत की बात करें तो कराची की सियासत के सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आता है, आपसे जानना चाहूँगा शाहिदा साहिबा, कि डायनामिक्स किस तरीके से बाकी मुल्क के मेट्रोपॉलिटन शहरों से मुख्तलिफ हैं, और अगर मुख्तलिफ हैं तो वो क्या वजूहत हैं? देखिए, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची के अंदर पूरे तमाम सूबों से लोग आकर यहाँ रहते हैं और इसीलिए इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और यहाँ की डायनेमिक्स यही है कि मैं समझती हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक खुली फिजा में इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम पार्टीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, किसी किस्म की किसी को थ्रेट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुशाइंद है कराची की तरक्की के लिए। और इस वक्त कराची में सबसे ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही है इलेक्शन में। क्या कोई भी जमात हो वो खुलकर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई धमकियां नहीं है जैसे पहले होती थी कि कराची टोटली यरगमाल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची जो है वो दहशत गर्दों से आज़ाद है और कराची की जो फिजा है यहाँ पर आज बहुत ही रौनक है आजकल इलेक्शन की वजह से। और अच्छा शाहिदा यही साहिबा, कराची के डायनामिक्स। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही हैं। 82,000 स्ट्रीट क्राइम्स हुए हैं गुज़िश्ता बरस CPLC के मुताबिक। बयासी देखिए हजार बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम्स, कराची जिसमें कराची बहुत बड़ा 619 शहर है। अफराद का कत्ल हुआ है। तो, देखिए, जी कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जी जी। और बिल्कुल मैं इस बात को समझती हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी की वजह से तमाम चीजें हैं और ये हकीकत है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जमहूरी हुकूमत आती है, इन तमाम चीजों के ऊपर हमारा भी है कि हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो में ये शामिल है कि इस तरह की चीजों को जो है वो रोका जाएगा। ठीक है, असलान साहब आप क्या कहेंगे कि क्या कराची पुरअमन शहर हो चुका है? आप बड़े सुकून से और बिला ख़तरा, बिला खौफ कैंपेन जारी रखे हुए हैं इन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने अभी मेंशन किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपका जो मौक़िफ़ है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का, तो वो तो पूरे पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शिरकत इक़्तिदार इस शहर पे हुक्मरान जमात है। और जो कराची के SHOs हैं और जो मुकामी थाने हैं, वहां पर गैर मुकामी लोगों को स्टेशन हाउस ऑफिसर्स तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है। तो ये एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर MQM पाकिस्तान हमेशा से आवाजें बुलंद करती रही है, उठाती रही है कि मुकामी लोगों को आप तैनात करें ताकि अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल तो ये अपने पैदा होता है ना, गुज़िश्ता इलेक्शंस में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 3 नशिस्तें थी कराची से, तो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो गया? आपके हम पास शुरू ज़्यादा से थी, ये, आपके पास 6 सीटें थी। लेकिन हम फेडरल टेरिटरी थे, इनके पास नंबर ऑफ गेम्स के हिसाब से प्रोविंशियल असम्बली में सीट ज्यादा थी, क्योंकि इंटीरियर सिंध से इन दोनों ने सिंध से ये लोग मुंतखब होकर आए हैं और कराची पर हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये वजह है जिसकी वजह से कराची के मुकामी लोग काफी परेशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि लास्ट टाइम शहर की तामीर और तरक्की के अंदर MQM पाकिस्तान के मेयर मुस्तफा कमाल भाई, जो 2005 में जो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मेयर का खिताब भी उन्हें मिला और पाकिस्तान को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची का शुमार होने लगा था। और ठीक है। आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर के ऊपर काबिज है, मुंजो दौड़ो बना दिया है कराची को। सेवरेज का पानी जाता नहीं है, नलके में पानी आता नहीं है।
अच्छा, मोहनजोदड़ो का आपने जिक्र किया कि मोहनजोदड़ो जो है वो भी आसार कदीम है और उसके लिए अच्छे भले फंड्स भी आते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक उनको भी सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया है जी बिल्कुल। जो आसार कदीमा इटसेल्फ है। 22,000 अरब रुपए पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी इस शहर में एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में लेती रही है। और इस शहर का हाल पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने देखा है कि क्या है कि यहाँ पर रोडों पे गार्बेज, सॉलिड वेस्ट का कोई प्रॉपर निजाम नहीं है। गली गली कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, वो भी इन्होंने ऑटोनमस बॉडी के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया और इन्होंने सिंध से लोग लाकर यहाँ तैनात कर दिए हैं जिनको कराची की डायनेमिक्स का, कराची के स्ट्रीट्स का इल्म ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन जी। शहजाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कराची की सियासत को आप मुल्क भर की सियासत से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। डिफ्रेंशिएट इसी तरीके से कर सकते हैं कि जैसा कि अभी हमारे दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी बात की कि ये मिनी पाकिस्तान कहलाता है। और हम अगर देखें कि कराची की जो डायनामिक्स है, कराची पूरे मुल्क में से आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान, केपी, जो हमारे एक्स फाटा के इलाके, सिंध के लोग सब वो कराची में किसी न किसी तरीके से वहाँ रोजगार के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में या वो नौकरी पेशा लोग जो हैं वहाँ पर मुकीम है। उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग आते हैं, जो अपने इलाके छोड़ के आते हैं, वो भी वहाँ पर किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी के हवाले से यहाँ पर होते हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो देरीना कराची का रहा है वो उसकी ओनरशिप का रहा है। ओनरशिप जो है वो साबका अदवार से लेके अभी हम अगर बात करें तो अगर किसी ने शहर के बारे में दावे तो किए हैं सबने, लेकिन उसकी ओनरशिप उस तरीके से नहीं हो पाई। बहरहाल अगर थोड़ी बहुत कोई ओनरशिप हमें नजर आई तो वो किसी ना किसी हवाले से अगर कोई किसी का अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। बेशक जमात हमारी हम अपने हिसाब से नजरिया रखते होंगे सारे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में तरक्की का काम शुरू हुआ, फिर वो बाद में कंटिन्यू किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब एमक्यूएम का दौर था। और इसके बाद जो है अभी हमें दिखाया गया कि 2018 के बाद कराची को कुछ सुनहरे ख्वाब दिखाए गए। कराची की जो एक नुमाइंदा जमात है बड़ी एमक्यूएम, उसके मैंडेट पे भी डाका डाला गया और वहाँ पीटीआई आई। उसके बाद फिर हुआ ये कि वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और वगैरह नाम के जी 800 अरब 900 अरब की बातें भी हुई। S3K4 मंसूबे की भी बात हुई कि जी हम कराची को फिक्स कर देंगे, हम वहाँ पे फंड्स भी दे देंगे, लेकिन वो हमने देखा कि वो सिर्फ दावे के दावे धरे रह गए सारे। अब अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं तो वहां पर कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहे कि जी हम लोग ही यहाँ पर जो है हमारा ही मैंडेट होगा। या जी बिल्कुल, वहाँ पे एमक्यूएम जो है हमारी इत्यादी जमात है, उनका एक अच्छा खासा मैंडेट वहाँ पर रहा है, वो अक्सरियत उनके पास होती है। फिर स्मॉल पॉकेट्स हैं, उसमें दीगर जमातें भी होती हैं। माजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां से नशिस्तें हासिल की है और अब इंशाल्लाह 2024 में एमक्यूएम और पीएमएलएन मिलकर कराची की तरक्की और खुशहाली जो है उसको उसके ज़ामिन बनेंगे। वो आपके कमेंट से अंदाज़ा हो रहा है जब आपने एमक्यूएम के हक में बात की कि उनके साथ ज़्यादती हुई और उनकी जब आपने तारीफ़ की है। अच्छा खैर, आई गेट बैक। शाहिदा साहिबा, आप क्या कहेंगी कि कितना ज़रूरी है अगर सिंध की हुकूमत जिस पार्टी की बनती है और उसी हुकूमत का कराची में होना ज़रूरी है, ज़्यादा सीटें लेना और मेयर का भी होना, या फिर ये मैटर नहीं करता रिगार्डलेस ऑफ सिंध में हुकूमत जिसकी भी है, चीफ मिनिस्टर कोई भी पार्टी बनाती है, सिंध में कराची में रहते हुए जिस पार्टी का भी मेयर है, जिसके पास सीट ज़्यादा हैं, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो नेशनल हैं, वो डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को मुस्तरद करती हूँ जो टोटली कहा गया कि कराची पे कब्जा किया गया। कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट किया। कराची के अंदर मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और कराची आज अमन का गहवारा है। ये वो कराची नहीं जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, जब भत्ते लेते थे, जब हड़तालें करते थे। कराची शहर का अमन तहबुताश किया हुआ था। यहाँ लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेने की इजाज़त नहीं थी। वो तो एमक्यूएम पाकिस्तान खुद भी इस बात को तस्लीम करती है।
देखें, आज कराची बहुत बेहतर है। जी कराची कोई मंजो डारो नहीं है। कराची के अंदर बेतहाशा ये तो 2 अंडर बाईपास को लेके मुस्तफा कमाल को पता नहीं कौन सा हीरो बना रहे हैं। आप देखें इस वक्त कराची के अंदर लातादाद अंडर बाईपास, ओवरहेड ब्रिजेस और सड़कों का जाल बिछाया है। कराची के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बना है। NICVD, SIUT, तमाम सेहत के मराकज बने। इन्होंने क्या किया, इनको हर हुकूमत का हिस्सा रहे, अरबों रुपए ये खा गए और उसके बावजूद जो है इनका रोना तासुब और लसानियत की अच्छा, यहाँ सियासत पे करते सवाल ये हैं। पैदा होता है शाहिदा साहिबा, अगर ये अरबों रुपया खा गए हैं, आपकी हुकूमत आती है सिंध में, आप इनका एहतसाब करेंगे? देखिए, अवाम एहतसाब करती है जमहूरियत में, नहीं, और जब अवाम जब इनको अरबों रिजेक्ट जब कर कोई चुकी है। जब सबसे आप बड़ा एलिगेशन लगाते हैं, इंतकाम जो है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो तो और ठीक यही है, वजह है जमहूरियत कि इंतकाम आज है। इनका शिराजा बिखर चुका है। अब MQM नहीं रही। PSP की जो आपको पता है कि जिस तरीके से मर्ज शाह होगी ने है। इनको नहीं, निगल लिया यहाँ है। पे शाहिदा साहिबा, मेरा सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं नून लीग पे या MQM पे, किसी भी पार्टी पे, कि इन्होंने अरबों रुपया खा लिया है, अगर आपकी हुकूमत आती है इन इलेक्शंस के बाद सूबे सिंध में, आपको एहतसाब करना चाहिए इनका, क्योंकि इन्होंने पैसा आवाम का खाया है। देखिए, आपके मुताबिक अवाम सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। इन्हें ये खुद आपस में इंतशार का शिकार है और इंशाअल्लाह ताला अवाम इनका एहतसाब खुद कर लेगी इलेक्शन के बाद। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया, हमें कराची की आवाम से उम्मीद है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए शाहिदा उसे वोट साहिबा, मैं एक देंगे। बार फिर से आपसे पूछूंगा, अवाम कैसे जी, एहतसाब करेगी करप्शन का? अवाम ऐसा एहतसाब करेगी करप्शन का कि अगर इन्होंने करप्शन की है जी। और जिस तरीके से इन्होंने हर हुकूमत का हिस्सा रहे, PTI के साथ भी शामिल रहे, PDM के साथ भी शामिल रहे, इनसे पूछें कि इन्होंने अरबों रुपए कहाँ लगाए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं किया। आज कराची के अंदर वो जो सैवरेज का बोसीदा निज़ाम था, उसे हमने ख़त्म करके असर नौ नालों की ना सिर्फ तोसी की बल्कि नए सिरे से बनवाया, रोडों को बनवाया, चाहे वो सेंटर। हमने बिला इम्तियाज कराची की खिदमत की और इंशाअल्लाह जी ताला। ठीक है। असलान साहब, आप लोगों ने अरबों रुपया खाया क्या? ये मैं इनकी बात को डिसऑन करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ कि शाहिदा साहिबा कह रही हैं पिछले 15 साल से ये लोग बिला शिरकत इक़्तिदार हुकूमत में हैं। ठीक है, सेवरेज, वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रामा सेंटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं, मेयर इनके पास है, लेकिन इन्होंने क्या डिलीवर किया है कराची की आवाम को, वो आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। ठीक है, आपके अच्छा, सामने मुस्तफा कमाल साहब ने चेयरमैन बयान दिया है गुज़िश्ता रोज, जी जी कहते जी हैं जी कि उन्होंने भुट्टो साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को चैलेंज किया है। वो कहते हैं कि अगर MQM के बगैर वजीर आजम बना सकते हैं तो बना कर दिखाओ। ये किस बुनियाद पे इन्होंने इतना बड़ा चैलेंज किया है? आप ये देखें, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में जाकर जो जलसा कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उसमें ये बात कहेंगे कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? क्या ये कहेंगे कि पिछले 15 साल की अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय ये लाहौर जिस वोट मांगने जा रहे हैं, क्या क्या कैंपेन में कहेंगे? जलसे चलें, के वो तो लोग लाहौर भाग पंजाब जाएंगे। का मामला है ना। जी ये जी मुस्तफा कमाल साहब ने किस बुनियाद पे इतने कॉन्फिडेंट हैं? पिछले देखिए, इलेक्शंस माजी में के आपकी वोट्स अंदर कितनी हम थी? वो किस बुनियाद पे माजी ये में भी दावा हम करें? माजी के अंदर भी जिसने प्राइम मिनिस्टर बनाया है उसको MQM की हिमायत हासिल किए बगैर प्राइम मिनिस्टर बनाना मुश्किल हो गया है। इस दफा भी सिंध में, इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी हम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून GDA के साथ कोalition पार्टनरशिप में। जी जी, असलान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है। जी जी, फरमाइए। कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और थ्रू आउट इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को सिंध में इस दफा टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे, जो कि मैंने शुरू में फैक्ट्स कुछ रखे थे कराची के हवाले से, कि 82,000 स्ट्रीट क्राइम्स और 619 अफराद सिर्फ एक साल में कत्ल हुए हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। ये इज़ इट मैनेजेबल? कि ये आम सी बात है कि जी बहुत बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ आबादी है, तो आबादी के लिहाज से तो क्राइम रेट इतना ही होता है। देखिए, किसी हद तक मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो पॉपुलेशन का जो इन्फ्लक्स हुआ है कराची में, जो कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो अर्बन प्लानिंग अच्छा, है माजरत कता कलामे के लिए माजरत, इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि ये जी वो हैं जो कि फैक्ट्स सामने आए हैं, जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे कबल भी अगर हम देखें, हमारे HRCP की बहुत सारी इस पे रिपोर्ट्स जो है वो उसमें शाया की गई हैं।
आपको याद होगा किसी जमाने में कराची बदअमनी केस जो कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में लगा था, उसके अंदर सारे वो किरदार बेनकाब हुए। वो सारे एलिमेंट्स जो थे उसके अंदर बहुत सारे जो है वो मामला थे। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि जो हमारा कराची है उसको अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पे हम थोड़ी सी नजर डालें, तो कराची के अंदर 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लेफ्ट ओवर जो एरिया है, क्योंकि आपको पता है कैंटोनमेंट में तो कैंटोनमेंट के अपने रूल्स होते हैं, अपने मामला होते हैं। फिर अगर हम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है कराची की, या जो लोकल गवर्नमेंट आती है, फिर उसके मामला हैं। जो एलिमेंट ऑफ क्राइम है कराची, वो जहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो, करोड़ों लोग हों और इतना शहर के अंदर आबादी बढ़ जाए, तो वहां ये मसाइल आते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट काफी नहीं है कहना कि जी फिर अब लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इन्फ्लक्स ज्यादा है, तो फिर वो क्राइम रेट को कंट्रोल करना गवर्नमेंट्स का काम होता है। और अगर हम बात करें 15-16 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रही है, लेकिन वहां पे अमन कायम किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा, कप्तान बनाया था सीएम सिंह को, फुली एम्पावर किया था, इदारों को जो है ऑन बोर्ड लिया, एपेक्स कमेटियां काम करती थी। अब वो काम नहीं कर रही हैं, उसके क्या सबब है, क्या वजूहत है? पहले उसकी खबरें आती थी कि जी ये फैसले हो गए, वो फैसले हो गए, सख्ती होती थी। अब मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद जब हमारी हुकूमत आएगी मरकज में, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हमारे इत्यादी एमकेएम हमारे साथ होंगे, तो हम कराची का अमन दोबारा जो है वो बहाल करने में पूरी अपनी जो है वो मेहनत सर्व करेंगे। और हम ऐसे अच्छा ठीक है, एलिमेंट्स ये जो बताइएगा शहजाद कब्जा साहब के, माफिया, लैंड ग्रैबर्स, उनको भी हम वो करेंगे जो आजकल पीपल्स पार्टी के इत्यादी बने हो। ठीक है, अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर समझती है मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के हम लोग पॉपुलर पार्टीज हैं अवाम में, तो फिर आप लोगों को अलायंस की क्या ज़रूरत पेश आ गई पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट? देखें, एक चीज ये है कि अलायंस तो इसमें कोई वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप एक जमात को मुसलसल इक़्तिदार दिए हुए हैं, आप रिसोर्सेज उनके हवाले आपने किए हुए हैं, अब उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर भी लोग हैं। अगर आप अलायंस की बात करते हैं तो हमारा पॉलिटिकल अलायंस है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस देखेंगे तो वो चोरों ठगों का अलायंस है, लैंड ग्रैबर्स का अलायंस है। उसके अंदर जो है जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ अलायंस है। तो उनका अलायंस तो हमारे अलायंस से बहुत बड़ा है। फिर मुकम्मल जो वसाइल हैं वो उनके कब्जे में है, पैसा वो खर्च करते हैं, हर इदारे के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं, लोग जो हैं वो उनके अंदर खौफ व हिरास फैलाया हुआ है। तो जरूर हमेशा एक शहजाद साहब, बहुत मैं बड़ा आपसे जो भी यही ताकतवर सवाल है। करूंगा, मैं आपसे भी सवाल जी करूंगा जो कि मैंने शाहिदा साहिबा से किया था। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लैंड ग्रैबर्स हैं, जी चोर हैं, ठग हैं। ये जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं, जब हुकूमत में आती हैं, एहतसाब क्यों नहीं करती, केसेस क्यों आपकी नहीं बात बनाती, बिल्कुल पैसा हद से रिकवर मैं क्यों नहीं बिल्कुल करती, लैंड ग्रैबर आए से क्यों नहीं जान छुड़ाती है जी अवाम की? फिर आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अगर आप थोड़ा सा रोशनी आप नजर डालेंगे कि जब कराची के अंदर अमन कायम हुआ, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची के अंदर अमन कायम करवाया विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक और है। उसमें उन्होंने कोई तमीज नहीं बरती। उन्होंने उन्होंने बिला इम्तियाज जो है एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर बहुत सारे हमारी इसी पीपल्स पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही थी जब वो लोग जाते थे, छापे पड़ते थे, फिर आप बयान देते थे ईंट से ईंट बजाने की, और फिर आप कहते थे कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाइयां आप बंद करें। तो वो जितने चाइना कटिंग वाले मामले थे, जितने भी जो ये बहरिया से लेकर दीगर जो आपके जितने मामला चले, तो उसको अगर उस वक्त हुकूमत चलने देते मियां साहब की पॉलिसी को, तो आज कराची के हालात कदरे बेहतर होते माजी से। और आप अगर जो बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हमारे कायद जब आएंगे, वजीर आजम बनेंगे और हमारी हुकूमत आएगी, तो आप उसी पॉलिसी को देखिएगा वो कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने इत्यादियों के साथ मिलके वो अमन पुरफिजा अमन देंगे कराची में, कि वहां पे सरमायादारी भी होगी, इन्वेस्टर भी आएगा, और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका एतमाद भी बहाल चलिए, होगा। सरमायाकारी की आपने और बात की, हमें वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन जो सिर्फ टैंकर माफिया है, सिर्फ एक छोटा सा माफिया बजाय टैंकर माफिया, जो कि टैंकर्स में पीने वाला पानी या इस्तेमाल करने वाला पानी घरों पे जो लेके जाते हैं, उस माफिया का आज तक की पार्टी ख़त्म नहीं कर सकी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे असलान साहब से इसके हवाले से।
जी वेलकम बैक। शाहिदा साहिबा, आप इस टाइम कैंपेन में हैं और हमें आप साथ वक्त भी दे रही हैं। सबसे पहले ये बताएं, कैंपेन के दौरान आपसे लोग क्या डिमांड्स कर रहे हैं, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मसाइल क्या हैं उनके? लोगों की सबसे ज्यादा यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग 15-15 घंटे की है। तो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपको पता है औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी है और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के मुख्तलिफ जो है काफी ज्यादा ये मशहूर है, जैसे कि बनारसी कपड़ों का है, इसी तरह दीगर काम है जो कि इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल में है। तो यहाँ लाइट की और फिर लाइट इतनी महंगी है कि 70 से 80 रुपए यूनिट पड़ता है जो कमर्शियल है। तो उससे लोग बहुत परेशान है कि इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आए कि जो कॉटेज इंडस्ट्री और जो इस तरह की इंडस्ट्रीज है उनको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा देके वहाँ पे बिजली की कीमतें कम की जाए और लोड शेडिंग खत्म की जाए। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो लोड शेडिंग का है और ठीक है, लोड शेडिंग की लोड बुनियादी वजह शेडिंग ये है, कि हाँ पॉइंट लोड टेकन। शेडिंग बहुत ज्यादा। ठीक है, लोड शेडिंग है, लेकिन आपको पता है ना आईपीपीएस किस दौर में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा अगर वो पेमेंट करनी है तो करनी है, चाहे वो लेकिन मकदार के कम है इलेक्ट्रिक ज़्यादा जो है, फिर है वो एक डॉलर्स में। बदमस्त, हाँ जी अच्छा, के खैर इस पे इलेक्ट्रिक जो है जी, वो एक बदमस्त आती है और आपको पता है कि इनको किसने फरोख्त किया। वो जो कराची के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, मेरा ताल्लुक तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से, मैं कराची ही में पैदा हुई, कराची से पली बड़ी। और ये गलत है कि जी इस पे एक तासुर दिया जाता है कि ये वडेरों की पार्टी है, ये इस तरह। यहाँ पे कराची के लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ठीक है, बड़ी तादाद है कराची में। ठीक है। तो अच्छा असलान साहब, जी जी ठीक है असलान साहब, सारी पार्टीज दावा करती हैं कि हम कराची के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, आवाम को डिलीवर करेंगे, इसको हम रोशनी वाला शहर दोबारा से बनाएंगे, मगर एक टैंकर माफिया तो काबू हो नहीं रहा किसी पार्टी से वहाँ पे। देखिए, टैंकर माफिया की जहाँ तक आपने बात की, तो ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन किसके अंडर में है? लोकल बॉडीज एंड नहीं, टाउन मैं प्लानिंग आपकी क्या पार्टी के हवाले से सवाल नहीं कर रहा, ये जनरल सवाल है सब पार्टी जी से। जी 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 हमने माजी गवाह है कि लास्ट टाइम K3 का जो मंसूबा हुआ वो एमकेएम के दौर में हुआ। ठीक है, K2 का मंसूबा हुआ वो भी एमकेएम के दौर में हुआ है। तो हमेशा एमकेएम ने इस कराची को ऑन किया है, सेव किया है, मेक किया है। स्लोगन ही हमारा यही है, लेगेसी यही है, मेक कराची, सेव कराची, ऑन कराची। ठीक है, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर से आपसे पूछूंगा, और तकरीबन मैं रोज़ाना ही जब भी प्रोग्राम होता है और पीएमएलएन के कोई भी मेहमान आते हैं उनसे मंशूर का पूछता रहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ। कल भी राजा जावेद इखलास साहब है, कैंडिडेट हैं आपके NA 52 से, उनसे भी मैंने पूछा मंशूर आपका है क्या इन इलेक्शंस में, आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर एलेबोरेट करते जा रहे हैं दिन ब दिन वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है बहसीत मंशूर। कि मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि मंशूर जो होता है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कागजी मंशूर पर यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अमली काम पे अब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि हमारी जो कायदीन की तकारीर में वो सारे नुकात सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम एक बेहतरीन जो है, सबसे पहले तो हम एतमाद जो है वो बहाल करेंगे। हम ऐसा एक स्टेबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो शराकत दारी होगी, जिसके अंदर जो है जो ऐसे मंसूबे जो हकीकी तरक्की की मानंद मायने रखते हैं, सेहत तालीम का शोबा, ज़राअत का शोबा, आईटी सेक्टर पे खास हमारे मियाँ साहब की इस बार तवज्जो है। तो जो माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो एंटरप्रेन्योरल जो बेसिस पे नौजवानों को बाकायदा जो है उसमें एनलिस्ट किया जाएगा, रोल दिया जाएगा, उनको फंड्स दिए जाएंगे और ये लैपटॉप स्कीम्स को दोबारा से जो है वो आगे लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है बिजली के जो है ऑल्टरनेट एनर्जी अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो ये है तो उस पर काम किया जनरलाइज जाएगा। जनरलाइज डिस्कशन या क्लेम्स आप कह सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये खौफ तो नहीं है पीएमएलएन को कि अगर हमने पीपल्स पार्टी की तरह स्पेसिफिकली मंशूर के वादे कर दिए कि हमने तनख्वाह दुगनी करनी है 5 साल में, हमने यूनिट्स इतनी फ्री देनी है, हमने किसान कार्ड देना है, हमने किसानों की जो फसलें उसकी इंश्योरेंस करनी है, तो फिर हम डिलीवर ना कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप श्योर नहीं हैं कि आप नहीं नहीं डिलीवर नहीं, कर ऐसा नहीं पाएंगे। है। देखिए भट्टी साहब, हम वो बात करेंगे जो हम कर सकते होंगे, जो कर सकते हैं। हम पीपल्स पार्टी से सवाल तो पूछे कि ये बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, वो करेंगे कैसे? आप तो IMF डील के अंदर आपका एक मामला है,
आपको तो वो पैरामीटर से बाहर आप जा नहीं सकते। अभी आप तो कैसे अगले भी साल 300 आईएमएफ के डील के मुताबिक हमें पेट्रोल लेवी ही बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि मजीद कीमत जी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हम 60 रुपया ले रहे हैं 1 लीटर पे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि पीपल्स पार्टी जो सुनहरे ख्वाब दिखा रही है, वो सुनहरे ख्वाब जो है वो उस पे कैसे अमल करेगी। आप इनके पास तरीकाकार क्या है? देखिए, बोलने पे तो मैं भी बहुत बातें बोल सकता हूँ कि जी मैं घर घर मुफ्त पानी पहुंचाऊंगा, तो मुझसे सवाल होना चाहिए कि मैं कैसे पहुंचाऊंगा, तो वो बताते नहीं है। उस सवाल का जवाब तो किसी भी उनके कायदीन के पास नहीं है। अब अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, हमारी क्यादत जो है, जो असल काम माजी में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके हैं, आइंदा भी मैदान अमल में जो काम हो पाएगा प्रैक्टिकल होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। हम मफरूजों पे नहीं जा रहे, हम सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा मैं रहे, बात कर हम जवाब दूं? एक वो नहीं जा रहे आई जी वॉश ठीक नहीं है, दे रहे। ठीक है। अच्छा शाहिदा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना एक नारा है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी के साथ पानी भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो यानी कि आपके नारे का मकसद ये है कि जो बेसिक्स हैं उसके क्रक्स ये हैं कि हम आवाम को बेसिक्स देंगे। तो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में रह के जो बुनियादी मसला है वो किस हद तक हल किया है? सिर्फ पानी की बात कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आ जाए मैनिफेस्टो पे। जो जिस तरह ये तनकीद कर रहे हैं, इन्होंने इनसे पूछें 2013 से इन्होंने क्या किया जब आप 5 साल गवर्नमेंट में रहे। हमने हमेशा रोटी कपड़ा मकान की बात की और उसे दिया भी। आप भुट्टो साहब का दौर देख लें, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, कि जितनी पॉलिसी, आइन, पार्लियामान, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना से लेकर जितने 88 के बाद इदारे से बने। लेके एक वो मिनट वक्त सारा बहुत पुराना है लेट्स मैम। अब लेट्स में कंप्लीट, ठीक है। जी जी फिर बीबी का दौर देख लें, फिर चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी साहब का देखें कि 2008 से 13 तक तनख्वाहों में डबल इजाफा हुआ, पेंशन में 100% इजाफा हुआ, बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा तारीखी हिस्टोरिकल प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, सबसे ज्यादा नौकरियां दी। और वो खाली खजाना जिसे ये देखकर चले गए थे, हुकूमत से अलग हो गए थे, हमने उस खाली खजाने को ना सिर्फ भरा बल्कि हम वो अनाज अजनास जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको एक्सपोर्ट पर लेके आए। तो हमने काम करके दिखाया और इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमारी विल है तो हम काम करेंगे, आपकी तरह नहीं कि कौम को मोटरवे के पीछे लगा के गिरवी कर रख के और फिर जो है अपने असासे बना के और चले जाए माफिया मांगकर। और ना हम भागे हैं, हमने इस मुल्क के लिए जान दी है, हमारी लीडरशिप ने जाने दी है, 70-80 हजार से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी। तो ये जमहूरियत इतनी आसानी से नहीं, ये बीबी शहीद के लहू के जरिए जो इस मुल्क में जमहूरियत है। आप बात करते हैं, आप तो हमेशा कभी बीमारी का बहाना बना के और कभी किस तरह मुल्क से भाग जाते हैं, फरार लेकिन आप दोनों पार्टीज ने सीओडी भी तो कर लिया था, चार्टर ढूंढते हैं। और मैडम। जब आप वो देखते हैं कि हमारे लिए लाइन क्लियर है तो फिर ढूंढ के आते हैं। आप इलेक्शन में उतरने के बजाय आप वो रास्ते चोर दरवाजे ढूंढते हैं जहाँ से आपको ठीक है। अच्छा शाहिदा साहिबा, फिर आपने आपकी जाते हैं, ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम से ही वोट लेते हैं और आवाम की ही भट्टी साहब, मैं इसका ठीक है जवाब जी, देना मैं आपकी चाहूंगा। तरफ आता हूँ। अच्छा शाहिदा साहिबा, फिर आपकी पार्टी ने और पीएमएलएन ने ही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था ना आपस में। जी बिल्कुल, इस मुल्क में जमहूरियत के तो लिए कुछ देख के आपने सपोर्ट किया होगा। अच्छा दूसरा, फिर आपसे सवाल करूंगा, जो और आप जब 2008 से 13 तक हम हुकूमत थी तो हमने उसकी कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी कैदी जो था वो जेल में नहीं था। इनकी तरह काले कोट पहन के हम रोजाना उनकी हुकूमत को गिराने का हिस्सा नहीं बन रहे थे। हाँ, जब इनकी हुकूमत को गिराने का हुआ तो हमने चार्टर और तो डेमोक्रेसी पीएमएलएन की क़यादत के खिलाफ जो केसेस बने थे वो किस दौर में बने थे? सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाड़ी चलाते हुए पांव पकड़ते हुए गए कि जी हमें जो है बचा लो, हम गिरने वाले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो काम किया, और हमेशा जब जब इनके ऊपर भी मुसीबत आई ये दौड़े हमारी तरफ और हमने इनको बचाया। जी ठीक है शहजाद साहब, आपकी जाने बातों, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूँगा। शाहिदा साहिबा, जो आपने नौकरियों की बात की कि हमने नौकरियां दी, आप समझती हैं कि अब ये सियासी पार्टीज के मंशूर से ये बात निकल जानी चाहिए कि हम नौकरियां देंगे, क्योंकि यही वो सरकारी नौकरियां होती हैं जिन्होंने स्टील मिल्स, पीआईए, इन इदारों को बिठाया है। देखिए, हम ये नहीं कि एक्स्ट्रा किसी को कर रहे हैं, लेकिन जहाँ खाली वैकेंसी होती है हम ऑन मेरिट जॉब्स जो क्रिएट तो जिसकी करके हुकूमत देना, होती है यही हुकूमत की उन्हीं की लिस्टें आती हैं। की जी पॉलिसी ये नहीं चाहिए। अब जिस तरह हम यूथ कार्ड को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यूथ सिस्टम सबसे बड़ा पावर है, और हम उसको जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यूथ कार्ड, तो उसमें बेरोजगार ना रहे कोई नौजवान, उसको ना सिर्फ रोजगार बल्कि उसको जो है रोजगार के वो जराए मुहैया करना कि कोई भूख से ना मरे। ठीक है जी शहजाद साहब। जी, मैं ये कहूंगा कि अभी इन्होंने एक सांस में इतनी सारी बातें कह दी हैं, उसमें से चंद मैं गुजारिश करूंगा। ये कह रहे हैं कि जी मराद याफ्ता तबके को और ज्यादा मराद देनी है, गरीबों के लिए तो कोई स्कीम नहीं है, बेकारी बनाया हुआ है, घर बैठे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देते हैं। आप कहते हैं कि जी बीमारी का बहाना,
आप ईंट से ईंट बजाने के चक्कर में 1 साल दुबई बैठते हैं, वहां से सिंध हुकूमत चलाते हैं दुबई से बैठ के, और दुबई से जब आपको सिग्नल नहीं आता, अंपायर की उंगली नहीं उठती, तो आप वापस नहीं आते हैं। इसके साथ साथ आप जो बातें कर रहे हैं कि जी हमने ये किया वो किया, आपने किया क्या है? जो पहले गाड़ी में घूमता था वो मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ गया है, जो चप्पल पहन के घूमता था वो उसके पैरों में चप्पल नहीं है। सिंध का हाल आप आकर देखें, नौकरियां ये कहते हैं दी हैं, जो अंगूठा छाप लोग हैं उनको उन्होंने एज अ पीएसटी जेएसटी उन्होंने भर्ती कराया था, जो स्कूल में जाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, तालीम का निजाम बेड़ागर्क कर दिया। हेल्थ में इन्होंने उनको नौकरियां दी हैं जिसको वैक्सीनेटर को वैक्सीन लगाने नहीं आती है, उसको वो बोतल खोलने नहीं आती है, ऐसे लोगों से इन्होंने दायरे भरे। जहां 3,000 की गुंजाइश थी वहां 8,000 भर के चले गए, पूरे मुल्क के ऊपर इकोनॉमी पर बोझ डाल कर गए। और उन्हीं लोगों को फिर ये कहते हैं, जब इदारे उनको निकालते हैं, रिट्रेंचमेंट डाउनसाइजिंग होती है, फिर उन्हीं लोगों को कहते हैं देखो हमने तुमको रोजगार दिया, अब तुम लोग जाओ जाके धरने मारो, हमारे जलसों में आकर जो है वो उसका कसीदा पढ़ो आके। तो ये तो उनकी पॉलिसी, उन्होंने हकीकी खिदमत क्या की है? शहजाद हकीकी साहब, खिदमत अगर ये करते, आपने महंगाई का जिक्र किया है, ये वही वाली पार्टी है जिसके साथ आप पीडीएम में थे और हुकूमत का जी हिस्सा थे, और आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के दोनों पार्टीज आई थी और उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, और इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद फिर 9-10 से 30-35% तक महंगाई चलेगी। जनाब, आप मुस्लिम लीग नून की पूरी क्यादत से उठाकर पूछ लें, जब ये इमरान खान के खिलाफ इन्होंने ही लॉन्ग मार्च निकाला था इक्तदार से, फिर अदम एतमाद, तो मुस्लिम लीग नून कह रही आप थी साथ थे ना? हम जाते हैं जी, हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते थे। अब ये इन्होंने हमारे गले में वो माला डाली, हमने ले ली, कड़वा घूंट हमने मीठा मीठा वो हप कर गए, कड़वा कड़वा तू तू हमारे उसमें नसीब में डाल दिया, हम फिर भी उसको ऑन मरीम करते हैं, नवाज, आज ये नहीं मरीम कहते। औरंगजेब साहिबा हर रोज़ नारे जी लगाती थी, एहतजाज करती थी कि इस ठीक हुकूमत है को जाना चाहिए, महंगाई से आम आदमी मर जी, रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम सब इसमें ऐसा अपना डाला। जी, उस वक्त कलेक्टिव विजडम यही कहता था कि हम इमरान खान की उस फिस्तायत पसंद हुकूमत से जान छुड़ाएं, और हम कुछ जो कुछ वो बेहतरी करें जो डुबो ना के कर चले सके। गए, जी, कुछ बेहतरी। ठीक है, देखें 14-15 माह के अंदर बेहतरी क्या लाएंगे? जो डैमेज कंट्रोल ही कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हम्म, आपको फैटफ से के ग्रे लिस्ट से बाहर हम आ गए, यही बड़ी बात है। आपके आलमी ताल्लुकात बहाल हो गए, यही बड़ी बात है। पड़ोसियों के साथ थोड़े बहुत रवाबित हो गए, यही बड़ी बात है। सर और किधर साथ हुए? साथ जो ईरान के साथ हालिया अनफॉर्चुनेट वाकया, अफगानिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, बलूचिस्तान के जो जी मामलात, भारत की जो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये तो अभी निगरान हुकूमत है, इसमें अभी ना नून लीग की हुकूमत तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ तो नहीं है, एक निगरान फॉरेन हुकूमत है, पॉलिसी उसके अंदर कंटिन्यूटी एक तो होती है ना सर? अच्छा जी खैर, जी कंटिन्यू बिल्कुल कीजिए। जी, होगी, होगी, बिल्कुल होगी। आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप सिर्फ ये देख लें, जब मियां साहब बरसर इक़्तिदार थे या मुस्लिम लीग नून, तो हमारे तुर्की से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सऊदी से अच्छे ताल्लुकात थे, सी पैक के मंसूबे चल रहे थे, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। आपको टापी का याद होगा मंसूबा, जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है वो मियां साहब के दौर में आगाज हुआ। एलएनजी आया, बहुत सारी चीजें आई, कतर के साथ ताल्लुकात हुए, यूएई के साथ, ईरान के साथ भी बेहतर हुए। और हम तो उस वक्त चाह रहे थे कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, मगर उस वक्त जो प्लान बन रहा था, जो बाजवा साहब का प्लान या इमरान खान का जो प्लान बना, उसने सारी चीजों को जो है वो एक झटके के अंदर जो है वो सब कुछ ढेर कर दिया। अब हमें दोबारा मेहनत करनी है, और मियां साहब अगर आए विद अ विजन, विद अ पॉलिसी, कि जहां पे हमने मामला वो सफर तरक्की का छोड़ा, हम वहीं से आगे लेके जाएंगे। हम प्रॉपर जो है तरीके से हम जो आइसोलेट हो गए दुनिया से, हम वापस जो है अपने आप को लेकर आएंगे उस रेस में जहां मामला हमने छोड़ दिए। एक आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर हम कोई सोल्यूशन देते हैं जो कि इन द लार्जर इंटरेस्ट है, और फिलहाल अगर कोई जमात या कोई ग्रुप ये समझता है या कोई पार्टी समझती है कि जी इसके जो है ना कोई फायदे हासिल नहीं, देखें जो मौजूदा हालात है इसके अंदर आपको स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप बड़े बुलंदो बांग दावे कर कर अवाम के आंखों में धूल तो आप झोंक सकते हैं, उनके साथ धोखा तो कर सकते हैं, मगर आप हकीकी कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। वो सोल्यूशन मियां साहब ही देंगे और अपने एहतियातियों के साथ देंगे। और रही बात, आज हम इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, आप देखिएगा कल को हुकूमत बनेगी तो यही पीपल्स पार्टी जो है वो आएगी, कहेगी जी हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा दे दें, और इसी तरीके से अच्छा, आप मामला इतने चलते रहेंगे। कॉन्फिडेंट हैं? जी बिल्कुल। शाहिदा साहिबा बताइएगा कि
इलेक्शंस के बाद की सिचुएशन, पोस्ट इलेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको बज़ाहिर क्या दिखाई दे रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है या फिर आप स्वीप करेंगे? अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है तो शायद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे पास चल के आएगी कि हमें भी हिस्सा बना लिया हुकूमत का। देखिए, अभी तो ये इलेक्शन के नताइज बताएंगे कि कौन अक्सर, मुझे तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि सादा अक्सरियत होगी और हुकूमत जो है कोalition के साथ ही बनेगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सीट हासिल कर लेगी कि हमें ना तो इनकी जरूरत पहले पड़ी है और पहले भी हमने हुकूमत बनाई, ये रास्ते में छोड़ के गए, फिर भी हमारी कामयाबी के साथ 5 साल पहली दफा पाकिस्तान की तारीफ में हमने मुकम्मल किए। और अब भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आज़ाद उम्मीदवार जितने हैं उनके साथ मिलके हुकूमत बना लेगी। इनके पास ना जाने की जरूरत है, ना इनकी मिन्नतें करने की जरूरत है। शाहिदा साहिबा जब कराची सिंध हाउस दोबारा सजाएंगे ये लोग, सिंध हाउस दोबारा सजेगा। अच्छा शाहिदा साहिबा, जब कराची दाखिल होते हैं बाय रोड सफ़र करके तो कूड़ा करकट का एक इस्तकबाल करने के लिए उसका ढेर लगा होता है वहाँ पे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची जो रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी की, ये कब इसकी मैनेजमेंट ठीक होगी? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कराची में बेहतरीन अंदाज से कराची से कूड़ा करकट बनाया, जिन्होंने कराची गंदगी का ढेर बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने दिन रात मेहनत की, यहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने, और बहुत हद तक जो है सफाई ने, और जो भी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पहले की आपने हजारों मुलाजमीन को, घोस्ट मुलाजमीन को भर्ती किया, वो साइन लेते थे और काम नहीं करते थे। अच्छा शहजाद साहब, आप लास्ट टाइम कराची कब गए? जी मैं अभी कुछ 10-12 दिन कबल मैं कराची आया था। तो सर आपने सेफली रोम अराउंड किया है, रोड्स पे आपने सफ़र किया है, बाहर बैठे हैं ओपनली, और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो कोई आपके सर्कल में कोई ऐसे वाक़यात बताएं जिनके साथ मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या पेश आया हो? जी बेशतर पेश आए हैं, और अभी हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी फेसबुक पर कि जी मेरा मोबाइल छिन गया है, तो मुझे काइंडली अपना नंबर भेज दें, और मेरे सारे नंबर चले गए। इस तरह के 2 मैसेजेस मुझे 2 साथी दोस्तों की तरफ से आए हैं, और कुछ 8 से 10 और मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी हल्के के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं हमारे, उनके साथ जो है वो कराची का कोई इलाका महफूज नहीं है। आपसे ये सवाल ये है कि बाकी फैसिलिटीज़ और दावे और डिलीवर करना तो बात की बात है, सबसे पहले सेफ्टी आती है शहजाद साहब। तो आप क्या समझते हैं कि वो दिन कब आएगा कराची के जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि मुझे तो अरसा दराज हो गया, डेकेड्स हो गई हैं कि हम यही सुनते आए हैं कि मोबाइल स्नैचिंग, भत्ताखोरी का एक दौर था, कत्लेआम होता था, बोरी बंद लाशें मिलती थी, चलें वो मामला तो हल हो गया, लेकिन कब वहाँ के शहरी अपने आप को महफूज महसूस करेंगे और रोम अराउंड कर सकते हैं, अपने शहर में गलियों में सड़कों में फिर सकते हैं बिला खतर? भट्टी साहब, मैं इसमें बात करूंगा कि देखें, अगर हम बात करते हैं ना सिंध की, या बिलखुसूस अगर हम कराची को, अगर हम उसकी बदअमनी की बात करते हैं, हम्म, जब तक वहाँ की मुकामी हुकूमत, देखें मियाँ साहब अगर आएंगे मरकज में, तो वो वहाँ से किसी एसएसपी को या डीआईजी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता है कि सूबाई खुद मुख्तारी है, 18वीं आईनी तरमीम है। ये सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की रही है, या आइंदा जो भी आएगा सिंध में, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छे रेपुटेशन के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स लगाएं। हमारी पुलिस में कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी कुर्बानियां भी हैं, लेकिन जो अच्छे एलिमेंट्स हैं पुलिस में उनको लाएं, उनको लगाएं, एसएचओज अच्छे लगाएं जो कंट्रोल कर सकें क्राइम पर, जो है वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, एसएसपीज की जिम्मेदारी होती है, फिर डीआईजी की। और उसके साथ साथ जितने भी एलाइड अपने जो दीगर इदारे हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रखें। देखें, जब आपका इंटरेस्ट होगा अमनो आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाना, इन द लार्जर इंटरेस्ट, तो आप ये काम कर पाएंगे। मगर अगर आपके पैटी इंटरेस्ट है, आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लोकल लेवल पर उनके छोटे छोटे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, टर्फ वॉर में मुब्तला हैं, तो वो उनको बैक करते रहेंगे तो अमन कभी कायम नहीं होगा। ये पॉलिटिकल विल इसमें चाहिए 100%, और गवर्नमेंट की रिट चाहिए। इसके बगैर ये काम नामुमकिन है, कोई भी आ जाए नहीं कर सकता। तो ये उनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने अंदर सफ़ों में से आइडेंटिफाई करने हैं, शनाख्त करने हैं ऐसे अनासर जो माशरे में नासूर बन चुके हैं, उनको उनको डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, और अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को, अच्छी रेपुटेशन शोहरत वाले, उनको लगाकर पावर इख्तियार देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल वो कोई कार्रवाई करे तो फिर किसी ना किसी जगह से उनको टेलीफोन आ जाए कि जी ये छोड़ दे, हमारा आदमी है। जब तक ठीक आप है। ये
अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तब तक आपके ये अमन अमान का मसला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। शहजाद साहब, शहजाद अली जिलानी साहब PMLN से, शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और असलान अहमद MQM पाकिस्तान से, जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कराची के अवाम के लिए डिलीवर करेगी आइंदा आने वाली हुकूमत और उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब हम बात कर लेंगे कुछ नमूनिया के हवाले से। 180 अमवात हो चुकी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में, पंजाब की बात हो रही है, 799 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मज़ीद 8 अफराद भी जान की बाजी हार गए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तासीर चीमा साहब। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता माह 180 अमवात हो चुकी हैं, ये नमूनिया होता कैसे है और ये क्या बीमारी है और इससे बचा कैसे जा सकता है? अ, ये है कि बेसिकली तो लंग्स की, आपके फेफड़ों की इन्फेक्शन है। और आजकल जो मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर है, और जिसमें डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी है लंग इन्फेक्शंस की और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इतने दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, तो कोई ह्यूमिडिटी भी आपकी एयर में नहीं है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली हमारे जो बिगर अर्बन एरियाज है जैसे लाहौर है, कि वहाँ की एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि लंग इन्फेक्शंस जो है लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर यह है कि जिन लोगों को अंडरलाइंग लंग कंडीशंस होती हैं, जैसे लोगों को एस्मा होता है या COPD होता है या कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के जो क्रॉनिक मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको ठीक लंग है। अच्छा डॉक्टर इन्फेक्शन साहब, जो है ना सादा अल्फाज में वो बहुत समझाइएगा, बिगड़ भी जाती है। सादा अल्फाज में समझाइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या निशानी होती है कि ये नमूनिया का अटैक हो चुका है और टाइमली किसी भी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। भाई इसमें लोगों को ज़्यादातर जो है खांसी होगी, साथ में जो है ना वो रिश आना शुरू हो जाएगा, और सांस में भी दुश्वारी हो सकती है, बुखार हाई ग्रेड हो सकता है, हेडेक हो सकती है, बॉडी एक्स जो है ना, जिस्म टूटने लगता है, थकावट के आसार जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि नमूनिया भी अब कई किस्म का होता है, कि मोस्टली इस वेदर में जो है वो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। और वायरल इन्फेक्शन में यह है कि बच्चे या जो ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं या जिन लोगों को क्रॉनिक कंडीशंस हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इस इन्फेक्शन के ठीक है। लिए। अच्छा, आपने तो जिक्र अगर किया था आपको ऐसे ह्यूमिडिटी का, सिम्टम्स हो। नमी का, कि नमी कम है, बारिशें नहीं हुई, खुश्की की वजह से भी ये मसला पैदा होता है, ये इसका हाँ अटैक जी। हो जाता है। तो एक तो आमतौर पे बाज़ार में ह्यूमिडिफायर्स मिलते हैं, वो 2 से 3 हज़ार उनकी कीमत होती है, लेकिन हर शख्स इस महंगाई के दौर में वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या किसी भी तरीके से गर्म पानी करके उबाल के उसकी स्टीम कमरे में रखी जा सकती है जिससे ह्यूमिडिटी पूरी हो जाए? हाँ जी, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कमरे में आजकल हीटर अक्सर लोगों ने लगाया होता है, तो उसके करीब एक बड़ा-सा बर्तन लेके उसमें पानी डाल के तो वो उसके करीब रखते हैं, तो हीट से जो है ना कुछ जो ह्यूमिडिटी उसकी इवेपोरेशन होगी, बुखारात बनेंगे, और माहौल में जो है ना वो नमी रहेगी। ठीक है। तो ये नमूनिया जानलेवा किस स्टेज पे साबित होता है डॉक्टर साहब? अगर वक्त पे इनफैक्ट ट्रीटमेंट नहीं ली जाए, कि लोग अक्सर हमारे मुल्क में ये है कि ये मैंने पिछले 3 साल में जब से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू किया, मैंने देखा कि लोग डॉक्टर्स के साथ प्रॉपरली फॉलो अप नहीं करते हैं, और सिर्फ उस वक्त ही जाते हैं जब कोई ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो या सांस नहीं निकल रहा हो, कि 7-7, 8-8, 10-10 दिन घर में बैठे टूने टोट के करते रहते हैं, या उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया। वक्त पे ट्रीटमेंट ना लेने का ये नुकसान होता है कि नमूनिया जो है वो बहुत बिगड़ सकता है, और लोगों को सेप्टिक शॉक हो सकता है। इससे जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लोगों को वेंटिलेटर्स पे भी जाना पड़ता है। तो ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि जो फेफड़े हैं वो काम करना हाँ छोड़ जी, देते हैं, ऐसे ही है। और ये जो बिल्कुल। बीमारी है ये अटैक करती है फेफड़ों पे। हाँ जी। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे वो सिम्टम्स आते हैं जिनमें पेशेंट सीरियस कंडीशन में, जिसको ICU में जाना उस टाइम ज़रूरी हो जाता है?
वही उस वक़्त जब साँस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है अब पल्स ऑक्स जब से कोरोना आया तो हर किसी को पता है कि जी पल्स ऑक्सीमीटर जो है ना वो क्या है। तो अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, 90 से नीचे जा रही है, आपको हाई ग्रेड फीवर है और लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं, फिर चेस्ट एक्स-रेज़ होते हैं कि उनमें अगर देखें कि भई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, तो फिर डेफ़िनिटली वक़्त आता है कि जब आपको इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीमीटर वो छोटी सी डिवाइस आप बता रहे हैं जो कि मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और वो किसी भी उंगली पे उसको यूज़ करते हैं, उसमें जो रीडिंग है वो ऊपर 90 आना चाहिए और अगर 90 से हाँ ज़्यादा जी। है तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर सांस के किसी मसले से दो चार है मरीज़। बल्कि एक आम हेल्दी शख्स जो है उसको भी 90 भी कम है। आम एक इंसान की जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95-96 तक होती है और अगर वो गिर रही है 90 के करीब भी आ रही है तो हमें देखना चाहिए कि कोई मसला तो नहीं पैदा हो रहा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारी पे तो हमने बात कर ली है, इसकी अवेयरनेस पे भी बात कर ली है। अब ये बताइएगा कि आपने ज़िंदगी भर पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में प्रैक्टिस की है, रिसेंटली आप पाकिस्तान मूव हुए हैं। तो अगर हम जब कुछ फैक्ट्स पे नज़र दौड़ाते हैं, 24 करोड़ प्लस हमारी आबादी है और पीएमडीसी के मुताबिक सिर्फ 2,74,994 डॉक्टर्स हैं और इसकी जब रेशो निकाली जाए, डिवाइड किया जाए आबादी पे, तो फ़ी डॉक्टर पर डॉक्टर 872 शहरी आते हैं। तो अमेरिका में या डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्या स्टैंडर्ड्स हैं? वहाँ पे आप आबादी के लिहाज से तनासब से डॉक्टर्स की रेशो क्या है? भाई अगर एक डॉक्टर के हिस्से में 872 पेशेंट्स भी आते हों तो मैं उस पे बहुत खुश होऊँगा, लेकिन ये है कि ऐसे नहीं है। जो हकीकत में ये है कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है वो मौजूद है। और फिर ये है कि डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं कि हर डॉक्टर हर चीज़ को ट्रीट तो नहीं कर सकता है ना, कि कुछ कोई इंटरनल मेडिसिन में है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई ओटोलरिंगोलॉजिस्ट है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। तो उसने तो उन बाकी की चीज़ों को तो नहीं देखना, तो हमें सिर्फ़ इस मतलब स्टैटिस्टिकली जो हम बात कर रहे हैं, इसको ज़रा थोड़ा-सा डिटेल से हमने देखना है कि हुँ। जो आम चीज़ें हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्राइमरी केयर की है और पाकिस्तान में प्राइमरी केयर का स्ट्रक्चर जो है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, ब्रोकन है और यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात करें, तो वहाँ पे डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपको डॉक्टर्स मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में। लेकिन वहाँ भी कमी होती है, तो इसीलिए वो फॉरेन डॉक्टर्स जो है ना, उन पे रिलाय करते हैं और उनको अपने सिस्टम में इंडक्ट करते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने मेडिकल स्कूल भी ज़्यादा जो है ना वो किए हैं, अपने ट्रेनिंग सिस्टम्स जो है ना वो बेहतर किए हैं। तो हमें अपने डॉक्टर्स हम हमारे डॉक्टर्स क्या हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन काफ़ी हो रहा है कि बाहर मिलियन लोग प्लस काफ़ी ब्रेन चले ड्रेन जाते हो हैं और चुका है उसकी जी, कई इस पे मैं आना वजूहात हैं। चाह रहा था आपकी जानिब। ये बताइएगा कि आप भी क्यों गए थे? मज़ीद डॉक्टर्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ब्रेन ड्रेन का भी हिस्सा वो भी बन रहे हैं, वो भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या जो सरकारी निज़ाम है डॉक्टर्स को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करता जैसे करना चाहिए? काफ़ी सारी वजूहत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय पर्सनल केस तो ये था कि मेरे पेरेंट्स तो कह लें कि अर्ली 70s में रिलोकेट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अपने पेरेंट्स के पास जो है ना वो रहना है और दूसरा ये था कि अच्छी ट्रेनिंग जो है ना मुझे मिले। उस वक़्त हमारे पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी कि हुँ। अब ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन सर्टेनली वो एट पार कंपैरिजन में अगर आप वो देखें तो वो उस तरह से नहीं है जैसे आपको यूरोप में या यूनाइटेड स्टेट्स में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। मैं कोई पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये है कि हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इतना अच्छा करें और फिर सर्विस स्ट्रक्चर्स अपने डॉक्टर्स को दें, उनकी कंपनसेशन जो है उसको बेहतर करें ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं, वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कोई भी नहीं घर छोड़ के जाना चाहता, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे पास ना तो अच्छी ट्रेनिंग है और ना ही कंपनसेशन अच्छी है, तो फिर मजबूरन हर किसी को अपना फैसला करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 21वीं सदी है, 2024 का आगाज़ हो चुका है। कुछ बीमारियाँ, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि पास्ट में बहुत ख़तरनाक जानलेवा साबित होते थे, ज़िंदगी तबाह हो जाती थी किसी शख्स की। अगर हम बात कर लें पोलियो की, तो सिर्फ पाकिस्तान उन्हीं 1-2 ममालिक में से रह गया जहाँ पे चंद केसेस अभी भी आ जाते हैं। तो क्या जिस बीमारी का हम ज़िक्र कर रहे हैं, हाँ नमूनिया भी जी। एक ऐसी बीमारी है जिसको आज के दौर में इस कदर अमवात का सबब नहीं बनना चाहिए?
नहीं बनना चाहिए। अगर हम टाइम पे टाइमली अपनी ट्रीटमेंट शुरू करें, फॉर एग्जांपल अगर वायरल नमूनिया, हम नॉर्मली वायरल नमूनिया को बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं, लेकिन आज भी दुनिया में जो ज़्यादा अमवात हैं वो फ्लू से या जो है ना इन्फ्लुएंजा जो है ना इससे हो रही हैं। तो जब भी हमें बीमारी के सिम्टम्स शुरू हों तो हमें फ़ौरन से अपने डॉक्टर से मशवरा जो है ना वो तो कर लेना डॉक्टर साहब, चाहिए, फ्लू के वरना लिए ये जो इंजेक्शन छोटी। आते हैं वो क्या लगवानी चाहिए और वो क्या हेल्पफुल हैं, मददगार साबित हो सकती हैं इससे बचाव के लिए, नमूनिया से बचाव के लिए? भाई देखें, वैक्सीनेशन जो है ना वो मौजूद है। एक तो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पूरी वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। अगर उनमें स्पेशली अगर बच्चे छोटे हैं, उनको एज़मा है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह एडल्ट्स जो है, एडल्ट्स में भी अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट फेलियर है, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना क्रॉनिक कंडीशंस हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, डायलिसिस पे है लोग, तो ये वो लोग हैं जिनको कि इन्फ्लुएंजा ठीक है की हर डॉक्टर साल बननी साहब, पॉइंट चाहिए टेकन, वक्त बहुत कम रह गया है। वैक्सीनेशन। लास्ट क्विक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, सबसे हाँ पहला जी। टेस्ट क्या कराना चाहिए अगर ये सिम्टम्स आते हैं नमूनिया के? तो पेशेंट के लिए सबसे पहला टेस्ट क्या, चेस्ट एक्सरे? देखिए मेरे जो चेयरमैन ऑफ इंटरनल मेडिसिन था ना, उसने हमें एक बहुत अच्छा मशवरा दिया था, एडवाइस दी थी कि डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, लैब को ट्रीट नहीं करना है। ठीक ये है, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको क्या किसी टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तासीर चीमा साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और नमूनिया से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करें। अपने कमरे को अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है, आमतौर पे 2 से 2,500 का मिल जाता है, तो आप अगर गैस हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी के बर्तन में पानी रख लें। अगर वो नहीं कर सकते तो पानी उबाल के कमरे में रख लें, अगर आप गैस हीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अगर सांस का कोई भी मसला आपको दरपेश आता है, फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। अदरवाइज़ फैक्ट्स आपके सामने हैं कि 180 अमवात पंजाब में हो चुकी हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।